तो बात करते हैं रेस्पिरेटरी सर्फेसिस के ऊपर। आपको मैं समझाऊंगा कि रेस्पिरेटरी सर्फेसिस क्या है। रेस्पिरेटरी सर्फेसिस उन सारे सर्फेसिस को कहते हैं जिनके थ्रू गैस एक्सचेंज होता है। यहाँ पे आप डिफरेंट सर्फेसिस देखते हैं, इनके ऊपर एक एक को मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर हम सिंगल सेल को समझे, सिर्फ आपको इस टर्म को समझाने के लिए मैं पहले इसके ऊपर बात करता हूँ कि दो गैसेस हैं। एक साइड पे सेल से बाहर अगर आप देखें हमारे पास ऑक्सीजन है, दूसरी साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अंदर की तरफ है। ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो ऑक्सीजन किस तरफ मूव कर रही है, ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो रही है, ये गैस अंदर की तरफ, एंड एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल। तो दो गैसेस एट द सेम टाइम इसकी एक्सचेंज हो रही है, एक गैस जो है अंदर आ रही है, दूसरी गैस बाहर जा रही है। तो ये दोनों गैसेस की जब हम इस तरफ बात करते हैं, गैस एक गैस का अंदर आना, दूसरी गैस का बाहर जाना, तो इसको फिर हम कहते हैं गैस एक्सचेंज। एंड ये जो सरफेस यहाँ पे है, ये वाला जो सरफेस, जिस सरफेस के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इस सरफेस को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। अब देखिए रेस्पिरेटरी सरफेस के थ्रू, अगर वो सरफेस जिसके थ्रू गैस एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इस सरफेस को हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। अब आपको पता है कि हमारे पास गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो इंतहाई थिन होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसको जो सरफेस चाहिए उसके कुछ खास कैरेक्टर होने चाहिए। उन कैरेक्टर्स अगर वो फीचर्स उनके अंदर है तो इफेक्टिवली गैसेस एक्सचेंज हो सकते हैं, अगर ना हो तो फिर बहुत मुश्किल है गैसेस का एक्सचेंज होना, राइट। तो अभी इनकी ऊपर बात करते हैं। ये सिंगल सेल की मैंने इसलिए बात की कि आपको सरफेस की बात समझ में आ जाए कि ये हमारे पास वो सरफेस जिसके थ्रू गैस एक्सचेंज होते हैं, इस सरफेस को, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, इसको हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। इससे पहले कि मैं इसके प्रॉपर्टीज़ या फीचर्स की तरफ चला जाऊं, आपको मैं समझाना चाहता हूं इससे पहले डिफ्यूजन क्या होती है। ये बात जहन में याद रखें कि रेस्पिरेटरी सरफेसेस में के थ्रू गैस एक्सचेंज जो होती है उसके लिए रिक्वायर्ड है डिफ्यूजन का प्रोसेस। मतलब डिफ्यूजन के अलावा बहुत सारे प्रोसेस के नाम आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेस है जो ज़रूरी है वो डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन के अलावा ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, राइट। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है, डिफ्यूजन यहाँ पे क्यों ज़रूरी है। डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं हायर कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ। हमारे पास दो कंसंट्रेशन है, दो साइड्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं, और इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। अब इसको हम यहाँ पे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको इस तरह अप्लाई कर सकते हैं कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा होता है, एंड सेल से बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो वो अंदर आ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है सेल के अंदर, तो वो क्या कर रहे हैं, बाहर ये मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। तो दोनों मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। दोनों मॉलिक्यूल्स इस तरह से ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, ये बिल्कुल क्रक्स है रेस्पिरेशन का, कि रेस्पिरेशन के अंदर गैस एक्सचेंजेस किस तरह होते हैं। अब उनकी कुछ फीचर्स के ऊपर बात करते हैं, और फिर जो डिफरेंट हमारे पास रेस्पिरेटरी सर्फेसेस है, जो एग्जांपल्स है, उनको लेते हैं, और इनको आपको समझाने के लिए मैं बहुत सारे एग्जांपल्स को लिया हुआ है, तो इनको फिर समझते हैं, इनके ऊपर बात करते हैं, राइट। अच्छा, तो इनके कुछ फीचर्स जो हमारे पास है, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो कि किसी भी रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर होने चाहिए। रेस्पिरेटरी सरफेस वो सरफेस जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो उनमें से फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो है परमिएबल होना चाहिए। सरफेस को परमिएबल का मतलब ये है कि सरफेस के थ्रू गैस एक्सचेंज फ्रीली होना चाहिए। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि कार्बन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं और ये सरफेस जो है इस मॉलिक्यूल्स को छोड़ते नहीं है, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं तो इस सरफेस को ये नहीं करना चाहिए कि इस मॉलिक्यूल को रोक लें, ठीक है, इस तरह रोकने वाला मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए, बल्कि फ्रीली परमिएबल होना चाहिए, ताकि मॉलिक्यूल इसके साथ फ्रीली जो है इसके थ्रू मूवमेंट करे, फ्रीली ट्रांसफर हो जाए, और मॉलिक्यूल्स आसानी से क्या हो सके, मॉलिक्यूल्स आसानी से मूवमेंट कर सके दूसरे साइड पे। दूसरा जो इसका मेन कैरेक्टर है, जो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दैट इज थिन। थिन का मतलब क्या है, थिन का मतलब ये है, एक हमारे पास कोई भी चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक तो सरफेस है ये थिन,
सरफेस है, थिन रेस्पिरेटरी सरफेस है। लेकिन अगर ये सरफेस मोटी हो इस तरह, इसका विड्थ ज़्यादा हो इस तरह या इतनी ज़्यादा मोटी हो, तो फिर आप ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जितनी ये सरफेस मोटी हो इतना ही मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र होना एक दूसरे साइड पे मुश्किल होगा। तो इस सरफेस का थिन होना भी बहुत अहम कैरेक्टर है डिफ्यूजन के लिए, एफिशिएंट डिफ्यूजन के लिए, अच्छी डिफ्यूजन के लिए, कम वक्त में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र या एक्सचेंज करने के लिए एफिशिएंट हमारे पास क्या होना चाहिए, सरफेस होना चाहिए जिसके थ्रू क्या हो सके, मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन आसानी से हो सके, मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन क्या हो सके, आसानी से हो सके। तो थिन सरफेस भी चाहिए, थिन सरफेस थिक नहीं होना चाहिए, बड़ा मोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एफिशिएंट डिफ्यूजन के लिए। जिसका जो किताब में आपकी बुक में जो दिया हुआ है साइज वो 1 मिलीमीटर या इससे कम होना चाहिए, मतलब 1 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 मिलीमीटर या इससे कम सरफेस के थ्रू डिफ्यूजन पॉसिबल है। अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर वहाँ पे एफिशिएंट डिफ्यूजन मुमकिन नहीं है। थर्ड हमारे पास है लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। लार्ज सरफेस एरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसको समझना ज़रूरी है कि अगर आप देखें इधर, चलो मैं आपको समझाता हूँ। अब इस देखें, ये हमारे पास क्या है, एक सरफेस है, या दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ, एक मिनट। अच्छा, सॉरी, अच्छा, तो मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है जिसका या इतना आप देख रहे हैं बड़ा, आप मुझे बताएं कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा या ये 5 छोटे छोटे जो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर है, अगर आप कंबाइन करें ना, इसका सरफेस एरिया आप नाप करें इस तरह के कितना सरफेस एरिया है, आप इसको जो मेजर करें तो इसका सरफेस एरिया मेजर करें एक साइड पे और दूसरी साइड पे आप इन सब को खोल ले, मतलब इसको यहाँ से खोल ले, इन सब को आपस में कंबाइन करें तो इसका सरफेस एरिया फिर बहुत बड़ा होगा एज कम्पेयर टू दिस, राइट। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा हो उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे, उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एफिशिएंटली एक्सचेंज करेंगे। सरफेस एरिया का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये एरिया है लेट सपोज, तो एक टाइम पे इसके ऊपर कितने मॉलिक्यूल आएंगे ये आप बताएं, और एक दूसरा सरफेस है हमारे पास ये, तो आप बताएं कि किस सरफेस के थ्रू ज़्यादा मॉलिक्यूल एक टाइम पे आ सकेंगे। जाहिर है जो नीचे वाला सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, वो बड़ा है, तो इसके थ्रू ज़्यादा मॉलिक्यूल्स दूसरे साइड पे ट्रांसफ़र हो सकेंगे, और ये जो एरिया जो है वो छोटा है तो इसी वजह से कम मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसफ़र हो सकेंगे, राइट। ये वाला सरफेस एरिया क्या है, ये हमारे पास सरफेस एरिया छोटा है तो कम मॉलिक्यूल्स आ पाएंगे। अब यहाँ पे मतलब की बात यह है कि ज़्यादा जो सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया हो इतना ही आसान होता है गैस का एक्सचेंज होना। तो एलोवेलाई की अगर हम वो एलोवेलाई को देखें तो एलोवेलाई ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं ना, ये इसका मेन जो मकसद है वो सरफेस एरिया को बढ़ाना है, वरना बड़े बड़े तेली भी इस तरह हो सकते थे कि बस एक एलोवेलाई है और एक एलोवेलाई की तरीके से एक्सचेंज डायरेक्टली हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया की ज़रूरत थी, बड़ा सरफेस एरिया चाहिए था गैस एक्सचेंज के लिए, इफेक्टिव डिफ्यूजन के लिए। तो इसी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे एलोवेलाई है और बहुत सारे छोटे छोटे एलोवेलाई का एक बड़े एलोवेलाई के मुकाबले में सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, राइट। तो सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया भी ज़रूरी है इफेक्टिव डिफ्यूजन के लिए, राइट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज गुड ब्लड सप्लाई। अगर हम ह्यूमन या दूसरे एनिमल्स के अंदर बात करें तो वहाँ पे इफेक्टिव ब्लड सप्लाई भी होना चाहिए। इफेक्टिव ब्लड सप्लाई का मतलब ये है क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिलती है ब्लड के ज़रिए, ऑक्सीजन हमें मिलती है ब्लड के ज़रिए। अगर ब्लड सप्लाई ठीक है तो जाहिर है फिर ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी, और अगर ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है तो फिर ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर नहीं आ सकती बॉडी के अंदर, और आपका जो रिस्पायरेशन है बॉडी के अंदर वो मुतासिर हो सकता है। देन हमारे पास वेंटिलेशन होनी चाहिए, मतलब बाहर से भी ऑक्सीजन के जो ज़राए हैं, ऑक्सीजन बाहर भी ऑक्सीजन अच्छा होना चाहिए, ऑक्सीजन अच्छी होनी चाहिए। अगर बाहर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है तो फिर आपका जो रिस्पायरेशन मैकेनिज्म है वो इससे इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारे वो फीचर्स है जो कि रिस्पायरेशन, इफेक्टिव रिस्पायरेशन के लिए ज़रूरी है। अब इन फीचर्स के ऊपर मैं ब्रीफली बात करता हूँ, मेरा टाइम भी कंप्लीट हो रहा है। ये जो एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस रिस्पायरेशन करते हैं थ्रू स्किन, वो उसको डर्मल रिस्पायरेशन भी कहते हैं, स्किन के ज़रिए करते हैं।
सिमिलरली इकेनोडर्म्स के ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको पपुला कहते हैं, तो पपुला के जरिए एपिडर्मस के ऊपर ये स्ट्रक्चर है और इनके जरिए क्योंकि वो तो पानी के अंदर होते हैं तो वो ये रिस्पायरेशन करते हैं। थर्ड ह्यूमन तो आप जानते हैं लोवेलाई के ऊपर ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह एक लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास फिशेज है वो गिल्स के जरिए करते हैं, एंड जो इंसेक्ट्स है वो रिस्पायरेशन करते हैं थ्रू स्पायरिकल्स। ये छोटे छोटे सुराख होते हैं इसके इस ढांचे में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनके जरिए वो रिस्पायरेशन करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह डिटेल से इसके ऊपर बात करूंगा। थैंक यू।